ओके, चैप्टर 7 का यूनिट नंबर 1 हो चुका था। चैप्टर 7 का यूनिट नंबर 2 इज अबाउट मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी यूनिट है ये। Now, what do you mean by market failure? मार्केट कब फेल होता है? ना लिसन, जब आपका मार्केट मतलब तुम्हारे मेरे जैसे इंडिविजुअल्स वी जस्ट फेल। किस चीज में फेल होता है अपन? टू allocate our scarce resources properly। जिन चीजों में वो रिसोर्स को लगना चाहिए था उन चीजों में वो रिसोर्स नहीं लगाए गए हैं, तो उसे बोला जाता है मार्केट का फेलियर। व्हाट डू आई मीन बाय मार्केट फेलियर? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्केट लीड्स टू मिस allocation ऑफ सोसाइटीज स्केर्स रिसोर्स। जब आपके सोसाइटी के थोड़े से रिसोर्सेस को आपने प्रॉपरली allocate नहीं किया है तो उसे बोला जाएगा मार्केट फेलियर। कॉजिंग व्हाट? अंडर और ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विस, जिसकी वजह से कुछ गुड्स कम बन रहे हैं और कुछ गुड्स ज्यादा बन रहे हैं। ओके, दिस इज नोन एज मार्केट फेलियर। अब बेटा पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। क्या मतलब पूरा यूनिट क्या? मार्केट क्यों फेल हो गए और उनको करेक्ट कैसे किया जाएगा। एंटायर यूनिट इज अबाउट दिस। वेरी गुड यूनिट। इन कंपैरिजन टू यूनिट 3 मेरे को ये यूनिट फिर भी जेनेरिक लगती है, जिसको तुम बेटर समझ सकते हो। यूनिट 3 में रटने वाली चीजें ज्यादा है। ओके, कि बजट ऐसे बनता है, ये प्रोसीजर होता है, इस हाउस में जाता है। ओके, लेकिन यूनिट 2 इज मोर प्रैक्टिकल इन नेचर। फाइन, तो यू अंडरस्टैंड इट वेल। सबसे पहली चीज, मार्केट फेल क्यों होते हैं? क्यों फेल होते हैं मार्केट? क्योंकि क्या? कैसा पावर है? मोनोपोली पावर। व्हाट डू आई मीन बाय मोनोपोली पावर? सिंगल सेलर है तो बेटा वो तो कहीं भी रुक सकता है जहां उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या वो अपने रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में अलोकेट भी करेगा? नहीं करेगा। ओके, चैप्टर 4 का ज्ञान नहीं है। ओके, यू विल नॉट अलोकेट द रिसोर्स इन द रिक्वायर्ड मैनर, और अगर ऐसा है दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू मार्केट फेलियर। आप अपने सोसाइटी के रिसोर्स को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो। सेकंड है एक्सटर्नलिटीज, जिसका पर्यायवाची है स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट या साइड इफेक्ट। क्या होती है एक्सटर्नलिटीज? ऐसी एक्सटर्नल चीज है जिसकी वजह से सोसाइटी पे या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव। लेकिन जीडीपी में इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की एक्सटर्नलिटी होती है। सबसे पहला नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। ऐसी एक्सटर्नलिटी जो कहाँ पे अराइज होती है? इन प्रोडक्शन, एंड इट हैज a negative impact either in production or in consumption। मतलब तुम भर भर के पोल्यूशन कर रहे हो, पूरा वेस्ट जा रहा है पानी में। ओके, वो पानी पोल्यूट हो रहा है, जो भी उसे कंज्यूम कर रहा है, एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड है। और एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड है तो बेटा ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी अराइज इन प्रोडक्शन, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसमें दिख रहा है? कंजम्पशन में और प्रोडक्शन में भी। फिश का आउटपुट कम हो गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी अराइजिंग इन प्रोडक्शन दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन। अब बताओ ना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का कोई एग्जांपल, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल। हाँ, बोल सकते हो। ओके, पोल्यूशन फ्री टेक्निक यूज करने की वजह से क्या होएगा? हाँ, कंज्यूमर्स को भी दिक्कत नहीं होगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा एफिशिएंसी से होगा। अरे हाँ है ना? फिर बताओ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल। स्मोकिंग, अगर आप स्मोक कर रहे हो, हाँ कंजम्पशन है, तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल अराउंड यू, है ना? तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी तुम जनरेट कर रहे हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है कंजम्पशन पे, राइट? और ऐसा नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी जो प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा वो ओवर कंजम्पशन। कैसे? और जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? ओके,
फिर बताएं पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। अरे वैक्सीनेशन लगवाना, तुम एज इंडिविजुअल्स अगर वैक्सीनेशन लगवाते हो, कोविड के टाइम तुमने बूस्टर डोजेस अगर लगवाया है क्या, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो तुम्हारे आसपास लोग हैं तुम उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पाओगे रेदर देन नेगेटिव इम्पैक्ट। कोरोना हो गया है, खुद को बाहर घूम रहे हैं सोसाइटी में, बढ़िया होएगा होएगा, दूसरे 10 लोगों को, अपने को क्या। ओके, अगर ये है तो दैट इज अ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। ओके, और वहीं पे अगर यू मेक श्योर कि नहीं यार हम क्वारंटाइन होंगे, हम अलग बैठेंगे अगर वी आर अफेक्टेड बाय कोविड, ताकि हम 10 दूसरे लोगों को इम्पैक्ट ना करें। तो दिस इज पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। अरे हाँ, अरे बोलो। बेटा अगली चीज पे आ जाते हैं, सोशल वर्सेस प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल वर्सेस प्राइवेट बेनिफिट। सोशल कॉस्ट कैसे निकलती है, तो चैप्टर 3 का ज्ञान है। प्राइवेट कॉस्ट में क्या ऐड करते हो, एक्सटर्नल कॉस्ट। तो बताओ ना सोशल बेनिफिट कैसे निकलेगा, प्राइवेट बेनिफिट प्लस व्हाट, एनी थर्ड पार्टी बेनिफिट। बेटा किसी भी सोसाइटी को टोटल कितना खर्चा इनकर करना पड़ता है, इट इज नॉट ओनली द खर्चा इनकर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर बट ऑल्सो बाय other people who get affected by your production and consumption activity। तो इसलिए एक्सटर्नलिटीज को ऐड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, और टोटल बेनिफिट जो सोसाइटी को मिलेगा दैट इज कैलकुलेटेड बाय व्हाट, जो तुमको एज अ प्रोड्यूसर बेनिफिट मिल रहा है प्लस थर्ड पार्टी बेनिफिट जो हो रहा है प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से या कंजम्पशन एक्टिविटी की वजह से, दैट इज नोन एज द टोटल बेनिफिट टू द सोसाइटी। ठीक है, प्राइवेट बेनिफिट मतलब जो तुमको मिल रहा है, और सोशल बेनिफिट यानी जो पूरी सोसाइटी को मिल रहा है। ठीक है, मूविंग फर्दर, मार्केट फेलियर का एक रीजन था मोनोपोली पावर, दूसरा था एक्सटर्नलिटीज, तीसरा क्या है, पब्लिक गुड्स। क्या होते हैं पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स वर डिफाइंड बाय होम, पॉल ए सैमुअल्सन। दे आर ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स। क्या बोलते हैं इसको, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स। शायद क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई सीन द क्वेश्चन एग्जाम में आया है या एनटीपी आरटीपी में देखा है, लेकिन कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स इज अनदर नेम ऑफ व्हाट, पब्लिक गुड्स। किसने दिया है, ऑल ए सैमुअल्सन। और कौन सी थ्योरी में दिया है, प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कौन से साल में, 1954। वापस से बोले, किसने दी है थ्योरी, ऑल ए सैमुअल्सन ने दी। कब दी, 1954 में। क्या बोलते हैं इसको, प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, और पब्लिक गुड्स का दूसरा नाम क्या है, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स। अब बेटा पब्लिक गुड्स यानी ऐसे सारे गुड्स जिनको कॉमनली यूज किया जाता है, जो तुम्हारे घर के सामने रोड जा रही है, रोड, स्ट्रीट लाइट्स, डैम्स, ब्रिजेस, पार्क्स, ये सारे कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स होते हैं यार। ठीक है, ऐसे सारे गुड्स जिसमें तुम सामने वाले को मना नहीं कर सकते कि ये तुम यूज नहीं करोगे। सिटी बसेस चल रही है, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड है, पब्लिक गुड। अरे राइट, यानी कि अल्टीमेटली तुम अपने गाड़ी पे बैठने के लिए किसी को मना कर सकते हो कि ये मेरी गाड़ी यार, मैं इसमें तुमको अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन तुम क्या सिटी बस यूज करने से किसी को मना कर सकते हो, नहीं, बिकॉज इट्स अ पब्लिक गुड, इट बिलोंग्स टू एंटायर पब्लिक ऑफ आवर कंट्री। मैं क्लियर, अब क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं दैट बिलोंग्स टू ऑल, इसलिए राइवलरस नहीं होते बाय नेचर। कैसे नहीं होते, दे आर नॉन राइवलरस इन नेचर। नॉन राइवलरस मतलब जस्ट बिकॉज मैं यूज कर रही हूँ तो तुम यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है यार इनमें। यानी कि अगर रोड मैं यूज कर रही हूँ तुम भी यूज कर सकते हो, अगर मैं पार्क में जा रही हूँ तो तुम भी जा सकते हो, तुमको कोई मना नहीं करेगा। They are non-rivalrous and non-excludable. I cannot exclude someone from using those goods. Defense, military service, administrative service, police force belongs commonly to all of us. ठीक है? Am I clear? I cannot exclude any one of you from using that good. Nextly, direct payment होता है क्या इसमें? There is no direct payment by a consumer. डायरेक्ट पेमेंट नहीं है, और इसको बनाने के मतलब अगर
मैं यूज कर रही थी अभी तक सिटी गैस और अब तुम भी यूज करना चाहते हो, क्या गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी बिकॉज एडिशनल कंज्यूमर आया है? नहीं। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट गुड इज जीरो, सब एज इट इज यूज कर रहे हैं। Am I clear? Nextly, beta, because these are belonging to all, generally these face the problem of externalities. ये गुड्स बेटा जनरली ओवर यूज हो जाते हैं। तुम अपने घर को जितना अच्छा रखते हो, प्रोबेबली तुम पब्लिक गुड्स को इतना प्रॉपरली यूज नहीं करते। ओके, एंड दीज गुड्स आर प्रोन टू मिस यूज या ओवर यूज। एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इनमें ही देखी जाती है। एम आई क्लियर? ओके। इनडिविजिबिलिटी, अरे यार इसको डिवाइड कर सकते हो क्या, कि ये हिस्सा तेरा है रोड का, ये हिस्सा मेरा है। इतना डिफेंस सर्विस तुम यूज करोगे, इतना मैं। इतना एयर तुम यूज करो, इतना मैं। ऐसा हो सकता है क्या? कैन यू डिवाइड दीज गुड्स? नो, यू कैन नॉट। दीज बिलोंग टू ऑल एंड दे डू नॉट कंफर्म टू द सेटिंग्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज। इस तरह से मार्केट का डिमांड सप्लाई के बेसिस में प्राइस डिसाइड होता है, क्वांटिटी डिसाइड होता है। क्या इसमें वैसे डिसाइड होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सच में मार्केट प्राइस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्लियर है क्या? ओके, रिपीट। पब्लिक गुड्स का थ्योरी किसने दिया है? कॉलेज एमर्सन ने कब दिया? 1954 में। कौन सी थ्योरी है? क्या थ्योरी है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पब्लिक गुड? कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स। आर दे राइवल रिस्क? नॉन राइवल रिस्क। आर दे एक्सक्लूडेबल? नॉन एक्सक्लूडेबल। जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग इट एडिशनली तो कॉस्ट लगेगी क्या? नहीं। तो ये डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है क्या बाय कंज्यूमर? क्या ये मार्केट के नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, मार्केट प्राइस है ही नहीं ना, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे थोड़ा डिसाइड हो रहा है। अरे हाँ। हाँ, बताओ, क्या दीज आर प्रोन टू ओवर यूज? हाँ, क्या इनमें एक्सटर्नलिटीज होती है? हाँ। कैन दीज बी डिवाइडेड? नहीं। आई क्लियर विद दिस? आगे बढ़े। अगली चीज पे आ जाते हैं बेटा। तीसरा रीजन ऑफ मार्केट फेलियर था पब्लिक गुड्स। चौथा रीजन ऑफ मार्केट फेलियर क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्या है चौथा रीजन? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अरे हाँ। हाँ, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्यों होती है किसी के पास भी? आज तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुमको बोला तुमको एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है, तुमको 4-5 दिन हो गए, यू हैविंग nausea, vomits, you're not feeling good, you're not getting what is the problem with you. Okay, and doctor is saying you'll have to get admitted. ओके, डॉक्टर ने कुछ टेक्निकल टर्म्स तुमको बताई जो तुमको समझ नहीं आ रही है। डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। हाँ, माननी पड़ेगी क्योंकि तुमको नहीं आता। डॉक्टरी नहीं आता है हम लोग को। ओके, तो अल्टीमेटली विल लिसन टू व्हाट डॉक्टर इज सेइंग। ओके, अज्यूमिंग कि इज अ गुड डॉक्टर और तुम्हारा परिचित है और यू नो हिम वेल कि हाँ यार वो गलत एडवाइस नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, यू डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, एट टाइम्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारे पास हर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉम्प्लेक्स। एम आई क्लियर? नहीं नहीं, हम हमारी प्रॉब्लम को गूगल करेंगे। गूगल इतने सारे रिजल्ट देगा कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमको खुद को समझ नहीं आ रहा है। ओके, और तुम डर रहे हो, गूगल तो सारी चीज एक्सट्रीम चीज भी बता देता है कि अब तुम फाइनली मर भी सकते हो। ओके, एंड नाउ यू आर इन प्रॉब्लम कि ओ माय गॉड दिस कैन हैपन विद मी। एवरी सोल्यूशन इज नॉट अवेलेबल विद गूगल। ओके, या इवन चैट जीपीटी। अरे हाँ। हाँ, तो बेटा क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज दैट कॉम्प्लेक्स, तो आपको एक्सपर्ट की एडवाइस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है क्योंकि यू डू नॉट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ओके, और इसीलिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने का ये पहला कारण बनता है। दूसरा कारण, वी आर अनेबल टू फाइंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चीपली। यार हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन सस्ते दामों पे इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती है। ओके, डोंट से गूगल एंड चैट जीपीटी मिल जाता है, उसके लिए भी प्राइस पे करनी पड़ती है। Am I clear? ठीक है, तो ultimately you don't get the information cheaply, easily. You are lucky enough to have smartphones with you and you have easy access to information, but many people do not have it. Am I clear? Thirdly, lack of awareness amongst people. कितने ही लोग अवेयर नहीं है चीजों को लेके? अरे नहीं है ना। ठीक है,
इवन इफ यू नो समवन इज सेइंग यू समथिंग, तुम उसे ब्लाइंडली शायद मान लेते हो विदाउट रिसर्चिंग इट मच, कि हाँ यार ठीक है इसने सही बोला होगा, कितने लोग इसको सुन रहे हैं तो इसने सही बोला होगा। Am I clear? ठीक है? And that is how your belief system works. Without researching for the same and without having an awareness of it, तुम at times चीजों को मान लेते हो। Three reasons for incomplete information क्या क्या होते हैं? पहला, नेचर ऑफ प्रोडक्ट ही ऐसा है कि इसके बारे में पूरी तरह से तुमको पता नहीं हो सकता। सेकेंड, इंफॉर्मेशन चीपली नहीं मिल पाती। और तीसरा, lack of awareness. We are not very aware of everything around us. Am I clear? These are the reasons for incomplete information. अब बच्चा incomplete information का 3 step procedure है। सबसे पहले there is asymmetric information. When buyer has more information than seller, or seller has more information than buyer, तो ऐसे बोला जाता है asymmetric information होना। जैसे एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है दूसरे के कंपैरिजन में। मतलब इमेजिन यू आर गोइंग टू टेक एन इंश्योरेंस। अरे हाँ, तुमको तुम्हारी बॉडी के डिफेक्ट्स के बारे में ज्यादा पता है देन दैट इंश्योरेंस सेलर। अरे हाँ, तुम मेडिक्लेम लेने वाले हो और वो तुमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या बीमारी। अरे कुछ भी बीमारी नहीं है, ओके, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रीमियम कम रहे। तुम बता दोगे ना कि तुमको 4 चीजों की दिक्कत होती है, तो वो प्रीमियम बढ़ा देंगे। तो एज अ बायर ऑफ इंश्योरेंस, तुम्हारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। एंड ए सेलर ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी के पास तुम्हारे इंश्योरेंस कंपनी के पास तुम्हारे बारे में कम इन्फॉर्मेशन है। तो बेटा इसे बोला जाता है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होना। यहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि उस इंश्योरेंस कंपनी के पास कम इन्फॉर्मेशन है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एडवर्स सिलेक्शन होगा। एडवर्स सिलेक्शन मतलब वो तुमको बोलेंगे कि हाँ हम तुमको अपना इंश्योरेंस दे रहे हैं और कम प्रीमियम पे दे रहे हैं, तुम्हारी एज भी कम है, तुमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो कम प्रीमियम देंगे। Now, this is where there is adverse selection at the part of whom? Insurance company. ठीक है? और फाइनली जब तुम अपनी कॉस्ट, तुम अगर फ्रिक्वेंटली कोई चीज को लेकर बीमार होते हो और तुमको एडमिट होना पड़ता है, और फाइनली जब तुम एडमिट होते हो, तुम अपना कॉस्ट किसको ट्रांसफर कर देते हो? इंश्योरेंस कंपनी को। जब you do not work in good faith and you transfer your cost to other party, तो उसे बोला जाता है मॉरल हजार्ड। क्या बोलते हैं उसको? मॉरल हजार्ड। और ये है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के कारण गलत सिलेक्शन होना, मिस एलोकेशन होना ऑफ रिसोर्स। ठीक है? मॉरल हजार्ड, बेटा मॉरल हजार्ड तब हो जाएगा ये कि अभी तो तुमको इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दिया, अब फाइनली तुमको पता है कि तुमको कुछ दिक्कत रहती है और तुमको बार बार एडमिट होना पड़ता है, भले कोई भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से, एंड यू डिडंट डिस्क्लोज इट। ठीक है? अब फाइनली तुम बीमार हुए और तुमने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया। अब तुमने अपनी कॉस्ट ट्रांसफर करी है ना सामने वाले पे, दिस अ मॉरल हैजार्ड। यू डिडंट एक्ट इन गुड फेथ, और तुमने अपना खर्चा सामने वाले पे ट्रांसफर कर दिया है। ओके? और वो भी लो प्रीमियम पे। ठीक है? तो दिस इज व्हाट मॉरल हैजार्ड। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम बताई गई है, जॉर्ज ए केलॉफ की प्रॉब्लम, दैट इज लेमन्स प्रॉब्लम। लेमन्स प्रॉब्लम तुमको देके रखी है इन एडवर्स सिलेक्शन। लेमन्स प्रॉब्लम, लेमन बोला जाता है जनरली खराब क्वालिटी की चीजों को, पुअर क्वालिटी की चीजें। अब यार मॉड्यूल में एक लाइन देकर रखी है जिससे एक वियर्ड क्वेश्चन बनाया तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने कि व्हाट आर लेमन्स। तो ऑप्शन थे गुड क्वालिटी कार्ड्स, बैड क्वालिटी कार्ड्स, गुड और बैड क्वालिटी कार्ड्स, एंड मतलब एक और कुछ ऑप्शन अवेलेबल था। तो बच्चा करेक्ट शुड हैव बीन पुअर या बैड क्वालिटी कार्ड्स या स्क्रैप्ड कार्ड्स लिखा था शायद उसमें। ओके, अगेन दिस केम इन सितंबर 24 या जैन 25। तुम लोगों ने आंसर दिए गुड और बैड क्वालिटी कार्ड्स। ठीक है? अब वहां पे मैंने तुमको एक मॉड्यूल की लाइन अंडरलाइन करवाई थी शायद नोट्स में, प्लीज, मतलब इतना बड़ा गलत चीज जो तुमको एग्जाम में किया गया, जो बच्चे ने बेचारे ने स्क्रैप कार्ड्स किया उसका आंसर गलत कर दिया गया। ओके? और गुड और मैंने वो लाइन अंडरलाइन करवाई है ना, लेमन्स, वो कुछ है कि कार मार्केट में दोनों टाइप की कार्स आती है, गुड और बैड क्वालिटी कार्स रेफर टू एज लेमन्स।
तो वो बैड और है बीच में, बैड क्वालिटी कार्स रेफर टू एज लेमन्स। ऐसी चीज नहीं कर सकते है डेली वेल सेटिंग द पेपर। अब वो लाइन से क्वेश्चन बना दिया है। ओके, मैं तो स्टिल बोलूंगी बैड क्वालिटी कार्स। ठीक है, आई नो ऐसी गलतियां पूरे पेपर में एक दो हो सकती है, बट अपन कंसेप्ट से नहीं डेविएट होते हैं। ठीक है, ये एक बार गलती हो गई, बट आई होप इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट नहीं करेगा। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। नाउ लेमन प्रॉब्लम क्या थी गिवन बाय जॉर्ज किलॉफ? उसने कार मार्केट के बारे में बताया, सेकंड हैंड कार मार्केट। क्या बोला उसने कि यार सेकंड हैंड कार मार्केट में क्या होता है कि एक ऐसा मार्केट जहां पे अगर मैं सेकंड हो, तुम नए हो, ठीक है, और मैं अपनी सेकंड हैंड कार बेचने आई हूँ। ओके, इफ आई सेल द कार जिसमें टंकी लीक होती रहती है, पेट्रोल डलता ही रहता है, हर बार हर थोड़े दिन में मेरे को उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, और मैं बेचने आई हूँ कार, और वो बायर मुझसे पूछ रहे हैं इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मेरी कार ज्यादा रेट पे बेचना चाहती हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली दिक्कत ये होगी कि तुम गुड फेथ में आके वो कार खरीद लोगे। मैंने तुमको ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया यार। अगर तुमने वो कार खरीद ली, इवेंचुअली तुमको पता लगेगा कि यार तुमने उस कार के लिए ज्यादा पे कर दिया है। बिकॉज मेरी कार के बारे में मेरे को ज्यादा पता है तुम्हारे कंपैरिजन में। एज अ सेलर आई हैव मोर नॉलेज इन कंपैरिजन टू यू। ठीक है, और मैंने तुमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो तुमने गलत सिलेक्शन किया कार का। ठीक है, अब तुमने वो कार सिलेक्ट भी किया और उसके लिए शायद ज्यादा भी पे किया। अब दिक्कत समझो, तुमको थोड़ा टाइम में तो समझ आ ही जाएगा कि इस कार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, और मैंने तुमको नहीं बताया। धीरे 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 अगर मार्केट इसी तरह से बढ़ा, तो वो सेकंड हैंड कार मार्केट में सिर्फ घटिया कारें ही होंगी जो ढंग से नहीं चलती, क्योंकि हर सेलर उसे ऊंचे दाम में बेचना चाहता है और वो उसकी प्रॉब्लम्स बता नहीं रहा है। ठीक है, अब अल्टीमेटली हर बायर को धीरे धीरे पता लगता जा रहा है कि इस कार मार्केट में तो इसी टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं यार, नहीं खरीदना है इस मार्केट से, बेकार प्रोडक्ट आते हैं इसमें। तो तुमने भी अपने 10 रिलेटिव 10 फ्रेंड्स को बताया होगा कि यार बेकार कार थी, खरीदना ही नहीं इस मार्केट से। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो जल्दी वो कार मार्केट इज गेटिंग फ्लडेड विथ स्क्रैप्ड कार्स, खराब कार्स, पुअर क्वालिटी कार्स, और धीरे धीरे लोग उस मार्केट से खरीदना ही बंद कर देंगे। ठीक है, बिकॉज दैट मार्केट इज फ्लडेड विथ लेमन्स। लेमन्स यानी खराब क्वालिटी की कार्स। ठीक है, ये केस स्टडी किसने दी है? जॉर्ज है खिलाफ। धीरे धीरे वो मार्केट ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म। एम आई क्लियर? अरे बोलो रे। हाँ, 3 स्टेप मेथोडोलॉजी बताया। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से कैसे मार्केट फेलियर होता है। पहला, देर इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। दूसरा, एडवर्स सिलेक्शन। और तीसरा, मॉरल हजार्ड। फाइनली जब आपने अपनी कॉस्ट सामने वाले को ट्रांसफर कर ही दिया तो मॉरल हजार्ड हो गया है। ठीक है, यू आर फेल टू एक्ट इन गुड फेथ। गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगी टू करेक्ट द मार्केट फेलियर? अब जो हेडिंग्स तुमने पढ़ी तो उनको ही सोल्यूशन के तौर पे गवर्नमेंट देगी, है ना? जो दिक्कत है उन्हीं को सोल्यूशन दिया जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम था मार्केट मोनोपोली। अब मार्केट पावर या मोनोपोली को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट? बहुत सारी सोल्यूशन दी है। सबसे पहले मार्केट लिबरलाइजेशन, आने दो प्राइवेट वालों को। मोनोपोली को हटाने के लिए बेस्ट तरीका होता है कंपटीशन बढ़ाओ, प्राइवेट वालों का एंट्री देने लग जाओ। दूसरा क्या है? कंट्रोल ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन, अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें कि 3 4 बड़ी बड़ी फॉर्म्स मर्ज करने की कोशिश कर रही है, उन्हें रोको। ऐसे मर्जर और एक्विजिशन को रोकने की जरूरत है। प्राइस कैपिंग, मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करो जो एक मोनोपोलिस्ट चार्ज कर सकता है फॉर देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। रेट ऑफ रिटर्न मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट का परसेंटेज जो वो अर्न कर सकता है फ्रॉम हिज और हर इन्वेस्टमेंट, वो आपको डिसाइड कर देना चाहिए ताकि वो जरूरत से ज्यादा मुनाफा ना कमाए फ्रॉम पीपल। परफॉर्मेंस टारगेट, आपको मिनिमम कितने गुड्स बनाने हैं, सर्विस बनानी है, कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसका आपने सामने वाले को टारगेट दे दिया है। देन नेक्स्ट, कंज्यूमर सैंक्शंस। इस पे कंज्यूमर एसोसिएशन, सॉरी, मैं पैट्रोनेज देना। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? डोनेशन। ठीक है, हेल्पिंग आउट कंज्यूमर एसोसिएशन, ऐसी सारी एसोसिएशन जो कंज्यूमर के लिए काम कर रही है, उनको आपको हेल्प आउट करना चाहिए विथ फंड्स। देन नेक्स्ट,
कार्टलाइजेशन, कार्टलाइजेशन को क्या करना है? इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट यानी क्या? अरे जो जो कंपनी कार्टेल बनाने की कोशिश कर रही है और आर्टिफिशियल मोनोपोली बना रही है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट, मोनोपोली फर्म्स को क्या करना है? रेस्ट्रिक्ट, ताकि एक बायर नहीं रहे, एक से ज्यादा बायर्स रहे दी एंटायर मार्केट। इंपोर्ट कंट्रोल्स हटाने हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन प्रमोट हो पाएगा। एंड लास्टली नेशनलाइजेशन। बेटा नेशनलाइजेशन आई से इज एन उल्टा टर्मिनोलॉजी टू प्राइवेटाइजेशन। क्यों? नेशनलाइजेशन मतलब कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी। ओके, नेशनलाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से कंट्रोल लिया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर उसे अपने हाथों में कर रहा है। अब सुनो ना, कुछ चीजों में गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट करती है मोनोपोली। मार्केट पावर कब चल सकता है? जब गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये अच्छा होगा कि हम ही ये पूरा काम करें रादर देन 10 लोग ये काम करें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें, रेलवे, गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही। क्यों नहीं छोड़ रही? क्योंकि वो अकेले करेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा रादर देन 10 प्राइवेट वाले लोग करें। गवर्नमेंट डजंट वांट कंपटीशन। और जब गवर्नमेंट किसी और को रिवॉर्ड करना चाहती है इन द नेम ऑफ पेटेंट, पेटेंट के टर्म्स में मोनोपोली अलाउड है यार। ठीक है, अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डिजाइन बनाई है तो इट इज ओके अगर आप इसे पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हो और आप नहीं चाहते कि यार इसमें दूसरे लोग घुसे, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इनोवेशन। जो नया लेके आ रहा है उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एम आई क्लियर? ठीक है, तो दीज आर द टाइम्स व्हेन गवर्नमेंट इटसेल्फ इज गोइंग टू प्रमोट मोनोपोली या मार्केट पावर। मार्केट पावर के सोल्यूशन बताएं क्या क्या दिए गवर्नमेंट ने, वापस से बोलो। लिबरलाइज करो मार्केट को, कार्टेल्स को प्रिवेंट करो, डोनेशन दो पैट्रोनेज कंज्यूमर एसोसिएशन को, और बजट को कंट्रोल करो, एक्शन को कंट्रोल करो, नेशनलाइजेशन करने की जरूरत है, और इम्पोर्ट कंट्रोल्स हटाओ। बस, मोनोक्सानी फर्म्स को रोकने की जरूरत है। बेटा रेगुलेट भी तो करती है वो। रेट ऑफ रिटर्न का रेगुलेशन होता है कि यार इससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न नहीं आना चाहिए तुम्हारा। दे कैन गिव परफॉर्मेंस टारगेट्स कि भाई तुमको इतना तो परफॉर्म करके देना ही है। और दे कैन गिव प्राइस कैपिंग, इससे ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। अरे आया ना। हम्म। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी। बच्चा, एक्सटर्नलिटी सेकंड प्रॉब्लम थी, ठीक है? क्या क्या बोलते हैं इसको? थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट या स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, याद है? हाँ, सेकंड प्रॉब्लम यही थी। अब इसके सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। अब एक्सटर्नलिटीज दो तरह की हो सकती है बेटा, एक तो होती है नेगेटिव और दूसरी होती है पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है हम पे। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रिजॉल्व करना है तो बताओ गवर्नमेंट क्या करेगी? मतलब बेटा समझ रहे हो, ऐसी सारी चीजें जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करेगी, इनको ज्यादा प्रमोट नहीं करेगी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इन्हें दो तरह से कंट्रोल कर सकती है। या तो डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है? डायरेक्ट कंट्रोल मतलब कमांड सोल्यूशन बोलते हैं बेटा, इसको एग्जाम में आ चुका है शायद। कमांड सोल्यूशन टर्म आ चुका है, मार्क करो। डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल मतलब या तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह प्रोहिबिट कर दिया, रोक ही दिया, बैन लगा दिया, कोई चीज कर ही नहीं सकते बेटा। देयर आर टू थिंग्स है ना, वन इज रेस्ट्रिक्शन और अदर वन इज बैन। प्रोहिबिट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। प्रोहिबिट मतलब रोक दिया है, नहीं कर सकते ये तो। एम आई क्लियर? दिस अ बैंड थिंग। ओके। और दूसरा क्या होता है? लिमिट कर दो उसको एक सर्टेन लेवल तक, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। एम आई क्लियर? देयर आर टू वेज टू डील विद इट। डायरेक्ट कंट्रोल या कमांड सोल्यूशन कैसे देती है गवर्नमेंट? अरे कैसे देती है बोलो? या तो प्रोहिबिट कर दो या फिर लिमिट कर दो। ठीक है, दूसरा है मार्केट बेस्ड कंट्रोल। बेटा पहला था क्या? गवर्नमेंट खुद घुसी हुई है। और दूसरा, मार्केट में आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दो जिससे उसका आउटपुट अपने आप कंट्रोल में आ जाए। अब सेटिंग अ मार्केट प्राइस ऑफ पोल्यूशन, इसका मेन थीम ही है कि पोल्यूशन की मार्केट प्राइस सेट कर दो। ठीक है, अब पोल्यूशन की मार्केट प्राइस कैसे सेट होगी? दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पोल्यूशन टैक्स, जिसे बोला जाता है पिगुवियन टैक्स। बहुत ही अनरियलिस्टिक से सोल्यूशन दिया है पिगू ने। पिगुवियन टैक्स मतलब
जितना आपकी फर्म पोल्यूशन करेगी, जितना आपकी फर्म पोल्यूशन करेगी, उतना ज्यादा टैक्स लगते जाए। बातें तो बहुत अच्छी करी है इनने, पता कैसे लगेगा कि इस फर्म ने कितना पोल्यूशन किया है? ओके, पिगोनियन टैक्स क्या बोलता है कि जो फर्म जितना पोल्यूशन कर रही है ना, पोल्यूशन टैक्स लगाएंगे। जैसे तुम लोग को जीएसटी लगता है ना गुड्स खरीदने पे, वैसे टैक्स लगेगा किस पे? पोल्यूशन करने पे। ना हाउ आर यू गोइंग टू मेजर दिस पोल्यूशन? ओके, सबसे पहली चीज या सबसे पहला प्रॉब्लम यही है, पोल्यूशन मेजर कैसे करोगे? दूसरा दूसरा प्रॉब्लम यह है कि बेटा अगर इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड, तो ऐसी सिचुएशन में तो मतलब पोल्यूशन करो जितना करना है, सामने वाला झक मार के खरीदेगा। मैं ऐसा प्रोडक्ट बेच रही हूँ जिसका डिमांड चेंज नहीं होता है, इन इलास्टिक डिमांड है मेरे प्रोडक्ट का, तो बहुत ही कम चेंज होता है। अब मैं कितना ही पोल्यूशन कर दूं, पोल्यूशन टैक्स भी भर दूं और तुम लोगों पे कस्टमर पे प्राइस भी ट्रांसफर कर दो, जो टैक्स में भर रहे हो ना उसका भी कीमत तुम पे प्राइस के दाम पे वसूल लो, कोई तुम झक मार के खरीदो। क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही हूँ जिसका डिमांड कैसा है, इन इलास्टिक, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता पोल्यूशन टैक्स भरना भी पड़े तो। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है, जिन भी कंट्रीज में पोल्यूशन टैक्स लगाया जाता है वहां पे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनीज यहाँ पे नहीं आना चाहेंगी। क्लियर है क्या बच्चा? बोलो ना, बताओ। मार्केट बेस्ड सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन टैक्स, या जिसे क्या पॉपुलरली बोलते हैं, पिगुवियन टैक्स। अब पिगु का ये सोल्यूशन सुनने में तो अच्छा लगता है, जो जितना ज्यादा पोल्यूशन करेगा उसको ज्यादा टैक्स लगाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू डिटरमाइन किसने कितना टैक्स, सॉरी कितना, किसने कितना पोल्यूशन क्रिएट करा है। दूसरा, इनइलास्टिक डिमांड में वर्केबल ही नहीं है सोल्यूशन। और तीसरा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनीज हमारे कंट्री में नहीं आना चाहेगी। दूसरे सिस्टम पे आ जाते हैं जो मार्केट बेस्ड है, ये जनरली ज्यादा पॉपुलर है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम, दैट इज कार्बन क्रेडिट। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है इन हार कंट्री ऑल्सो। कार्बन क्रेडिट की कुछ कुछ कंपनीज भी आई हैं। कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म कैसे चलता है? आपको लिमिटेड नंबर ऑफ परमिट्स इशू की जाएगी। क्या इशू किया जाएगा? परमिट्स। मतलब तुम सब फर्म जो अगर जो पोल्यूशन करती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, मैं हर कंपनी को परमिट इशू करूंगी। क्या इशू करूंगी? परमिट, कि आप एक्स लेवल का पोल्यूशन कर सकते हो, इतना आपको परमिटेड है, आप एक्स लेवल का पोल्यूशन कर सकते हो। मैम पर डिटरमाइन ही कैसे करेंगे कि इन्हें कितना पोल्यूशन करा है? बेटा जनरली गवर्नमेंट हैज गॉट मैकेनिज्म किया है। आप पावर प्लांट्स में हो, आपने थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट करी है, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपने इतना पोल्यूशन तो किया ही होगा। ओके, एंड दे वर्क रिवर्स मैनर में। एम आई क्लियर? ठीक है। अब हर कंपनी को एक परमिट थी कि वो इतना ही पोल्यूशन कर सकती है। ओके, अब अगर तुम उससे ज्यादा पोल्यूशन करते हो, ज्यादा, तो परमिट खरीदो। देयर आर लिमिटेड परमिट्स इन द मार्केट, खरीदनी पड़ेगी। अगर तुम परचेज करोगे तो तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गया है, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गया है तो तुम ज्यादा कीमतों पे बेचोगे इन मार्केट, और ज्यादा कीमतों पे बेचोगे तो तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो कंपनी ज्यादा पोल्यूशन करेगी उनका कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसी कंपनी हो जो पोल्यूशन कम करती है यार, पोल्यूशन कम करोगे तो बेटा आप तुम परमिट बेचोगे अब मार्केट में, यू विल सेल परमिट्स। पोल्यूशन ज्यादा खरीद करोगे तो खरीदनी पड़ेगी, या पोल्यूशन कम करोगे तो बेचोगे। बेचोगे तो तुम्हारी कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई तो प्राइस कम हो गई, और प्राइस कम हो गई तो बच्चा डिमांड बढ़ गई। क्या हो गई? डिमांड बढ़ गई। क्लियर है? ठीक है, समझा तुमको? कैप एंड ट्रेड सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है बाय नेचर। हाँ, और इसीलिए इसे यूएस में काफी टाइम से यूज किया जा रहा है। 1980 से ट्रेडेबल परमिट्स यूज की जा रही है इन यूएस, और इसको 1994 में यूज किया गया था कंट्रोल व्हाट? सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। अब बच्चा सुनने में ये भी अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसका भी नेगेटिव पॉइंट है बच्चा, ये मैंने बता दिया है ना, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट पोल्यूशन टैक्स। इसके अपने प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हैं।
ट्रेडेबल परमिट्स की पॉजिटिविटी क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली चीप है, इसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके। और दूसरा क्या, आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया लेवल ऑफ पोल्यूशन जितना आप कर सकते हो, पोल्यूशन टैक्स में कोई अपर लिमिट नहीं थी। यहाँ पे आपने ट्रेडेबल परमिट्स क्या है, इतना पोल्यूशन आप कर सकते हो। बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यार आपने जब लिमिट ही दे दी सामने वाले को तो वो इतना पोल्यूशन करेगा ही। ओके। मतलब आपने तो सामने वाले को और इंसेंटिव दे दिया पोल्यूशन करने के लिए कि भाई कर, पोल्यूशन इतना तो तू कर ही सकता है, क्या कर ही सकती है। दिक्कत हो गई ना ये तो। है ना क्लियर? बताए कैप एंड ट्रेड सिस्टम कहाँ पे चलता आ रहा है? इन यूएस। कहाँ पे चलता आ रहा है? यूएस में। कब से? 1980 से। और 1994 में इसे कहाँ यूज किया गया? सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस कंट्रोल करने के लिए। ओके। बताओ। बताओ। देखो, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से डील करने के लिए दो चीजें होती है। या तो डायरेक्ट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट जिसका पर्यायवाची है कंबाइंड सोल्यूशन। प्रोहिबिट कर दो कोई चीज, लिमिट कर दो कि इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करोगे। ओके। डायरेक्ट गवर्नमेंट घुस के बोल रही है कि भैया ऐसा ही करना है तुमको। या दूसरा तरीका हो सकता है मार्केट बेस्ड सोल्यूशन, मार्केट पे छोड़ दो। और मार्केट पे छोड़ने के दो तरीके होते हैं क्या? सोल्यूशन टैक्स या फिगोरियन टैक्स, और दूसरा क्या है? कैप एंड ट्रेड सिस्टम, ट्रेडेबल परमिट्स इशू कर दो। क्लियर है क्या बच्चा? ठीक है। चलिए ऊपर से देखिए। ये वैसा तुमने किया हुआ है, मतलब लिखा हुआ होगा उसमें पॉइंट्स, शॉर्ट में लिख रहे हो। हाँ। नहीं मतलब क्या? यस, कंप्लीट बिजनेस मॉडल। और तुमको पता है मतलब देयर इज वन मोर कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड टू दैट कि that's what one of the highest water reservoir रिसोर्स पे कंट्रोल करने के लिए भी किया गया है। ठीक है। they have got the freedom, you know, they are doing something good तो कार्बन क्रेडिट्स कर सकते हैं इससे। या पोल्यूशन किया जा सकता है। कितना रियलिस्टिक है ये सब चीजें आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये सब चीजों के बारे में कॉन्स्पिरेसी बोली जाती है। ओके। ठीक है। नहीं, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। आई एम अबाउट टू कंप्लीट इट, अब ज्यादा बचा नहीं है इस चैप्टर में। I think it's going to take 15-20 minutes and I'll leave you within 10 minutes. ठीक है? Yeah, please, Richa. Please. Okay. And next time. Let me wind it up fast. I'll leave you on time. Okay? Now listen, everyone. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज सुनो ना। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज मतलब ऐसी सारी चीजें दैट आर हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। कैसा इम्पैक्ट? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो बच्चा इसको प्रमोट किया जाएगा, कंट्रोल नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो प्रमोट कैसे करेगी? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी देंगे तो क्या होएगा? कॉस्ट हो जाएगी कम। कॉस्ट कम तो सप्लाई हो जाएगा ज्यादा। इसी को पिगुवियन सब्सिडीज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पिगुवियन सब्सिडीज। स्पेशली दीज आर गिवन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। सब्सिडाइज रेट पे हेल्थ फैसिलिटी या एजुकेशन अवेलेबल करवाना। तीसरा आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट ग्रुप। बेटा ऐसी सारी चीज है जो सोशली डिजायरेबल है, सोशली डिजायरेबल है, आपको चाहिए ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडर प्रोड्यूस होती है। ओके। हेल्थ एजुकेशन इज अगेन अ मेरिट ग्रुप। चाहिए हमको सोसाइटी में ज्यादा हेल्थी पीपल, ज्यादा एजुकेशन हो, ये सब चाहिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर पूरी तरह से मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो ये कम प्रोड्यूस होएगी। इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। ओके, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो इन्फॉर्मेशन फेलियर हो जाएगा। तुमको कैसे पता लगेगा कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, कौन से स्कूल को ज्वाइन करना है? टिल द टाइम गवर्नमेंट डजंट गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एफिलिएशंस, यू कांट डू इट। नेक्स्ट, इक्विटी कंसिडरेशंस। बेटा, रिच और पुअर के बीच का गैप, रिच तो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अच्छा एजुकेशन या अच्छा हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं बनाएगी तो पुअर विल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। एम आई क्लियर? ठीक है। थर्ड, क्या अनसर्टनिटी एज टू नीड फॉर मेरिट वर्क्स। तुमको नहीं पता तुम्हारे फैमिली में कब इमरजेंसी आ सकता है एंड तुमको हेल्थ फैसिलिटी का जरूरत पड़ेगा। नन ऑफ अस नोज इट, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है टू डील विद ऑल सच अनसर्टेनिटीज। एम आई क्लियर? ठीक है। तीन कारण वापस से रिपीट करें। पहला क्या? इंफॉर्मेशन फेलियर। दूसरा क्या? इक्विटी। और तीसरा क्या? अनसर्टेनिटीज। ओके। अब बेटा, इसके लिए गवर्नमेंट क्या देती है? जनरली रेगुलेशंस बनाती है, सब्सिडी देती है। राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ दोज रेगुलेशंस। ठीक है। और गवर्नमेंट अपने प्रोविजंस क्रिएट करती है हेल्थ बजट में। हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके अलोकेशंस कर दिए जाते हैं। दिस इज हाउ गवर्नमेंट डील्स विद इट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स। बेटा, सारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाली चीजें डीमेरिट गुड्स नहीं होती। सारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाली चीजें डीमेरिट गुड्स नहीं होते। बेटा, वो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी पोल्यूशन होता है पोल्यूशन, बट वो हमारी कंस्पिकुअस नेसेसिटी है आज के टाइम में। इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं हो पाएगा। ओके, तो थर्मल पावर प्लांट्स भी भले पोल्यूशन करते हैं, इट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, लेकिन क्या वो डीमेरिट गुड है? इज इट सोशली अनडिजायरेबल? नो, सोशली अनडिजायरेबल नहीं है वो। डीमेरिट गुड मतलब ऐसे सारे गुड्स जो सोशली अनडिजायरेबल है। तो हर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाला गुड सोशली अनडिजायरेबल नहीं होता है। ओके, अब इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? सबसे पहले कुछ चीजों पे बैन लगा देना। ड्रग्स पे बैन है, ठीक है, यू कैन नॉट डील इन ड्रग्स। फाइन। सेकेंडली क्या कर सकती है? नेगेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कि टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सिगरेट या स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये सारे नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स आप चलाते रहते हो टाइम टू टाइम। मूवी थिएटर्स में जब तुम जाते हो तुमको ये वाले एड्स दिखते रहेंगे। ओके। थर्डली, लेजिस्लेशन दैट प्रोहिबिट्स क्या? प्रमोशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। ठीक है। आपको ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं जिससे कि डीमेरिट गुड्स का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लिमिट एक्सेस टू चिल्ड्रन। आपको बता देना है कि भाई 14 साल से कम के बच्चे, 14 ईयर्स से कम के बच्चे शुड नॉट हैव एक्सेस टू दीज थिंग्स। ठीक है, ओनली एडल्ट्स कैन यूज इट। 18 ईयर्स, 14 ईयर्स, दीज शुड बी द लिमिट सेट। अगली चीज, रेगुलेटरी कंट्रोल, जैसे कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड एट पब्लिक प्लेसेस। इस टाइप के रेगुलेशंस आपको बनाने पड़ेंगे। प्राइस फिक्सेशन, मिनिमम प्राइस बता दिया यार आपने कि इससे कम पे तो ये चीज बिकेगी ही नहीं। सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग कम से कम इतने रेट पे बिकेगा। ऑटोमेटिकली आपने प्राइस बढ़ा दी है ताकि हर कोई इसे ना खरीद पाए। और टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दो इन चीजों पे बिकॉज दीज आर सोशली अनडिजायरेबल। 28% तक के टैक्स लगाए जाते हैं ऑन डी मेरिट गुड्स। रिपीट करें क्या क्या बताएं? क्या कर सकती है गवर्नमेंट? या तो पूरी तरह उस प्रोडक्ट को बैन कर दे या फिर नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट, मिनिमम प्राइस फिक्स कर दो, हाई टैक्स, रेगुलेशंस बनाओ और लिमिट कर दो एक्सेस टू चिल्ड्रन। क्लियर है? ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के केस में बेटा, पब्लिक गुड्स ऐसे सारे गुड्स हैं जो हम सब कॉमनली यूज करते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ये सिर्फ प्राइवेट वालों पर छोड़ दिया जाए ना फिर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी कोई प्राइस नहीं है मार्केट में। ठीक है। तीसरा था हमारा पब्लिक गुड का प्रॉब्लम, व्हाई मार्केट्स फेल। उसके सोल्यूशन क्या है? कुछ चीजें गवर्नमेंट को ही देनी चाहिए और उसके लिए प्राइस वसूल लेनी चाहिए। जैसे पार्क बनाओ, उसके एंट्री फीस ले लो, राइट? गिव इट, कीप इट टू गवर्नमेंट और उसकी फीस वसूल लो, आप प्राइस वसूल लो लोगों से, तो ऑटोमेटिकली कोई एसेट भी क्रिएट हो जाएगा एंड गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो भी जाएगा। गवर्नमेंट की भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। प्राइवेट डोनेशन, बहुत सारे एनजीओ ऑपरेट होते हैं जो प्राइवेट डोनेशन से चलते हैं। अरे चलते हैं क्या? ठीक है, दिस इज द सेकेंड वे ऑफ डीलिंग विद इट।
तीसरा तरीका क्या, डिफेंस लीगल सिस्टम ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, ओनली गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू इट। पब्लिक गुड्स है ना जो चाहिए सबको, लॉ एंड ऑर्डर सबको मेंटेन करना है, डिफेंस सबको चाहिए, तो इसमें किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का। इनफैक्ट एटॉमिक एनर्जी, सिक्योरिटी ऑन एयरपोर्ट्स, ये सारी चीज भी कौन मैनेज कर रहा है आज की तारीख में, गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन पूरे गवर्नमेंट बनाएगी, तो मेजोरिटी चीजों में गवर्नमेंट खुद घुस के ही काम कर रही है, एंड दैट इज द वे दे कैन डील विद इट। या फिर अलग अलग एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो डोनेशन पे चलेगी और वो अपनी एक्टिविटी की पूरा कर पाएगी। पर ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। अगर प्राइस में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है, दो तरीके होते हैं, बताओ क्या। बेटा ये तो 11वीं का ज्ञान है। फ्लोर प्राइस या सीलिंग प्राइस। फ्लोर प्राइस क्या होता है, मिनिमम प्राइस जो कोई चार्ज कर सकता है फॉर इट्स प्रोडक्ट। और सीलिंग क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस जो चार्ज किया जा सकता है फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, जब भी बम्पर प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, जनरली एग्रो कमोडिटीज में। ऐसी सिचुएशन में किसे नुकसान हो रहा है, बेटा प्राइस बहुत कम हो जाएगी, फार्मर नुकसान में है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरवीन करके कौन सी प्राइस फिक्स करती है, एमएसपी, फ्लोर प्राइस। लेकिन अगर कोई चीज का कम प्रोडक्शन हुआ है, कैसा प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी कि दिस इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कंज्यूमर टू परचेज इट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो नेसेसिटी की कैटेगरी में आता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और डिसाइड करेगी मैक्सिमम प्राइस जो चार्ज की जा सकती है फॉर दैट प्रोडक्ट। उसे बोला जाता है क्या, सीलिंग प्राइस। बचा सीलिंग प्राइस स्कैरसिटी की सिचुएशंस में डिसाइड की जाती है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर हो गया नीचे, नहीं, इट इज बिलो इक्विलिब्रियम ना बेटा। प्राइस इक्विलिब्रियम की तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेट हो गई है, तो आप इसके नीचे सेट करोगे, इससे ज्यादा नहीं होगी। ओके, लेकिन और अगर, ओके, और अगर किसी चीज में बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, कैसा प्रोडक्शन, बम्पर प्रोडक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट होगी, इट विल बी सेट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। अरे ठीक है क्या, ओके। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर, चौथा प्रॉब्लम था ये अपना, चौथा। इंफॉर्मेशन फेलियर के केस में गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है। बेटा यार तुम लोगों को अवेयर करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रॉपर लेबलिंग्स करेगी। ठीक है, मैंडेटरी लेबलिंग्स, ऊपर लिखा होना चाहिए, वार्निंग्स लिखी होनी चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट यूज करने से आपको ये नुकसान हो सकता है। और क्या, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन। सेबी अपना इंफॉर्मेशन मैंडेटरली डिस्क्लोज, फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, प्रोस्पेक्टस जो होता है, जो इशू किया जाता है लोगों को, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर अलाउड बाय सेबी, वांटेड बाय सेबी, बेटर। ठीक है, क्या कंपनी अगर अपने शेयर्स लोगों को बेचे, लोगों को पूरी तरह से डिस्क्लोज करो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कितने लॉसेस में हो। एम आई क्लियर। थर्ड क्या, पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम टू टाइम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो यार, कोविड में हमको बताया जाता था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क। एंड लास्टली, रेगुलेशन ऑन व्हाट, एडवर्टाइजिंग। कौन सा मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, रियल फ्रूट जूस की तरह आप आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। ठीक है, तो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट शुड बी प्रोहिबिटेड। Finally, the last thing of this particular unit, government intervention in case of what? Equitable distribution. बताओ ना, इंफॉर्मेशन फेलियर में क्या क्या करेगी गवर्नमेंट। प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, करेक्ट, लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर, प्रोस्पेक्टस सेबी ने कंपलसरी किया था, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड नेगेटिव एडवर्टाइजिंग या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट नहीं कर सकते। एमआरपी की एक तरीके का प्राइस सीलिंग, लेबलिंग, यस। एमआरपी, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सब लेबल्स पे लिखे होने चाहिए ना, इट शुड बी प्रॉपर्ली लेबल्ड। आपने क्या इंग्रेडिएंट डाल के प्रोडक्ट बनाया, एक्सपायरी डेट देखो उसकी, ये सारी चीजें मस्ट। ओके,
गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा ये तुम यूनिट वन में ही पढ़ चुके हो। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इक्विटी रहे तुम्हारे देश में, तुम बताओ यार कैसा टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? प्रोग्रेसिव। रिच से ज्यादा टैक्स, पुअर से कम। बैकवर्ड एरिया को क्या डिक्लेयर किया जाएगा? ऐसी से। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या लाएगी? टैक्स। अनएम्प्लॉयमेंट एलिविएशन या पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। ठीक है। अरे हाँ। उसके अलावा बताओ, अगर उनको चाहिए कि कोई बैकवर्ड क्लास आगे बढ़े तो क्या करेगी उसके लिए? रिजर्वेशंस। ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशंस करना, या फिर फीमेल के लिए रिजर्वेशन करना ताकि फीमेल्स का अपलिफ्टमेंट हो। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। अरे करनी पड़ेगी क्या? हाँ। बैकवर्ड एरिया को एसईजेड डिक्लेयर, ये मैंने बता दिया है ना। जॉब रिजर्वेशंस किए जाते हैं फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। एम आई क्लियर? सोशल सिक्योरिटी दी जाती है कि यार इतने टाइम तक तुम्हें जॉब मिलेगा। ऑल दीज थिंग्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जॉब सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सब्सिडी काटना, ट्रांसफर पेमेंट्स देना, या लैंड रिफॉर्म ऐसे से डिक्लेयर करना। एंड इवन या ग्रेटर सेंसिटिव बजटिंग। टैक्स ज्यादा वसूलो फ्रॉम रिच एंड पुअर को दो सब्सिडी। बच्चा, अब गवर्नमेंट कब फेल हो जाती है? अगर गवर्नमेंट मार्केट फेलियर तो करेक्ट नहीं कर पा रही है और स्टिल मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स चल रहा है, इनएफिशिएंसी से ही काम चल रहा है, तो उसे बोला जाएगा क्या? गवर्नमेंट का फेलियर। इसके साथ ये यूनिट होती है खत्म।